कहते हैं दोस्तों कि कब, कहां और कैसे इंसान के साथ क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। 3 लड़कियां अच्छी खासी जिंदगी जी रही थीं और उनको आने वाली घटनाओं के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। कहते हैं कि जिंदगी खुशमिजाज जीते रहो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इंसान गलती से भी कहीं कोई ऐसी गलती न कर दे जो जिंदगी पर इतनी भारी पड़ जाए कि उसकी कीमत हमें अपनी जान दे करके चुकानी पड़े। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लाइक्स आप करते हैं उतनी ही अच्छी कहानी बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज की यह कहानी साउथ इंडिया में बसी हुई 3 लड़कियों की कहानी है। रोहिणी, कृष्णनयनी और प्रेमिला तीनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं, या यूं कहें कि 3 जिस्म एक जान के जैसे रहती थीं। रोहिणी एक सिंपल सी लड़की थी जिसको सामान्य चीजों में जीना, सामान्य तरीके से व्यवहार करना पसंद था, जबकि कृष्णनयनी एकदम लड़कों की तरह जीना पसंद करती थी। यहां तक कि उसके सारे दोस्त उसे कृष्णा बुलाते थे, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उसकी सारी आदतें लड़कों से मिलती जुलती थीं। और तीसरी प्रेमिला, जो कि ऐसी लड़की थी जिसे पूरी दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। यहां तक कि आप उसे नास्तिक भी कह सकते हैं। उसे न भगवान पर कोई विश्वास था, न ही भूत प्रेतों पर। वो तो यह कहती थी कि जो होगा उसे देख लेंगे। ये तीनों लड़कियां एक ही साथ एक जगह रहती थीं और तीनों को घूमना फिरना, मस्ती करना एक साथ बहुत अच्छा लगता था। किस्मत से तीनों का मॉरिशस टूर प्लान होता है। करीब 1 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं। तीनों चूंकि बड़े घर की थीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो तीनों मॉरिशस निकल जाती हैं। वहां पर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना शुरू करती हैं। वहीं पर इधर उधर घूमते हुए उनकी मुलाकात रक्षित से हो जाती है। रक्षित वहीं पर एक दुकान चलाता था। अब तीनों रोज शाम को उसी के दुकान पर जाकर के बैठ के बातें किया करती थीं। तभी तीनों को एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमें जिंदगी में और भी ज्यादा मजा मिले। और कहते हैं कभी कभी ज्यादा एक्साइटमेंट में लिए गए निर्णय हमारे ऊपर ही बहुत भारी पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ इनकी जिंदगी में होने जा रहा था। रक्षित कहता है, तुम लोग क्या करना चाहती हो? तो वो तीनों बोलती हैं, क्यों ना हम लोग किसी ऐसी जगह पर चलें जहां पर हॉरर डेस्टिनेशन हो। कुछ ऐसा एडवेंचर फील होना चाहिए, कुछ डर सा महसूस होना चाहिए जिससे कि थ्रिल हो, मजा आए। आपस में बहुत देर तक बात करने के बाद 4 के चारों मान जाते हैं और चारों वहीं पर करीब 40 किलोमीटर दूर बने एक फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में वहां पर एक अफवाह थी कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या वह अफवाह थी या सच, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस जगह पर जाता कोई नहीं था। जब चारों वहां पहुंचते हैं तो शाम के समय वहां पर घनघोर अंधेरा छाया रहता है। चारों ओर का वातावरण इतना डरावना हो गया था कि शायद एक सामान्य इंसान अकेले उस जगह पर रात बिता ही नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं कि नसीब में जो लिखा होता है वो होता जरूर है। तभी शाम को जब एक साथ वो चारों बैठे रहते हैं उसी फार्म हाउस पर, वहीं पर प्रेमिला अपने बैग में से एक वहीजा बोर्ड निकालती है। बाकी तीनों पूछते हैं ये क्या है? तो वो कहती है ये वहीजा बोर्ड है, मैंने सुन रखा है कि इससे बुलाओ तो आत्माएं आ जाती हैं। चूंकि प्रेमिला इन चीजों को मानती नहीं थी, इसलिए मजाक के मूड में वो उसे निकाल लेती है। चारों कमरे के अंदर जाते हैं और लाइट्स ऑफ कर देते हैं। मोमबत्तियां जलती हैं और उस मोमबत्ती की लौ में चारों वहीजा बोर्ड के ऊपर कॉइन रख करके उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं। और तभी रोहिणी बोलती है, जो भी आत्माएं आसपास हों वो हमारे सामने आए। कृष्णा बोलती है, ऐसे नहीं बुलाते हैं, रुको मैं बुलाती हूँ। वो कहती है, जो भी अच्छी या बुरी आत्माएं यहाँ पर घूम रही हों हमारे सामने आए।
तभी प्रमिला भी बोल पड़ती है, सारी आत्माएं, आसपास की आत्माएं हमारे सामने आए। और तभी एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है और कुछ ही पल बाद उनकी उंगलियां बोर्ड पर अपने आप घूमने लगती हैं। तो रोहिणी पूछती है, क्या क्या कोई आत्मा यहां पर है? तभी उनका कॉइन घूम करके यश पर पहुंच जाता है। तभी अचानक से रक्षित उठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, छोड़ो यार इन सब बकवासों को, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कॉइन घुमवाते हो, फिर कहते हो नहीं आत्मा आ गई है, ये है वो है, बकवास बोरिंग लग रहा है मुझे। और इसी बातों बातों में वो चारों वहां से फिर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गलती तो कर ही दी थी, उन्होंने एक आत्मा को बुला लिया था। लेकिन कहते हैं कि वैसा बोर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो आत्माओं को बुलाने के बाद उनको वापस भेजना बहुत जरूरी होता है, और अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, उन्हें भेजा नहीं, तो फिर वो आपके लिए ही एक बहुत बुरी बला बन जाएंगी। चारों रात में अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तभी लगभग आधी रात को अचानक से प्रेमिला के कमरे से एक जोरदार आवाज आती है, वो भी चिल्लाने की। और उस चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद बाकी बचे तीनों उठ करके उसके कमरे की तरफ जाते हैं। तो उनको जो नजारा दिखाई देता है वह किसी को भी जिंदा जान से मार देने के लिए काफी होता है। प्रेमिला हवा में झूल रही थी और उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल चुका था। तभी उनके आंखों के सामने वो ऊपर से एकदम से नीचे गिरती है, और जब तीनों उसको छू करके उससे बातें करना चाहते हैं, तभी अचानक से तीन के तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, मतलब वो मर चुकी थी। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिला की मौत हो गई। अब वो थोड़े से भयभीत हुए थे। तभी उनको उस जगह पर कुछ ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो इंसान के रूह को भी कपा सकती है। ऐसी डरावनी और खौफनाक आवाजें जो इंसान के दिल को दहलाने के लिए काफी होती हैं। अब क्या था, वो तीनों वहां से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से बाहर की तरफ भागते हैं। तभी उस फार्म हाउस का केयरटेकर उनको वहां पर मिलता है। कहता है, साहब भाग क्यों रहे हो? वो तीनों हड़बड़ी में उस केयरटेकर को सारी बातें बताते हैं। तो वो बोलता है, साहब कुछ दिन और रुको ना, और देखिए आपको कितना एंटरटेनमेंट आएगा। अगर जिंदा बचोगे तो जाकर के दूसरे को बताना, नहीं बचोगे तो ऊपर जाकर के बताना। उसकी बातों से उनको और भी ज्यादा खौफ महसूस होने लगता है। अब क्या था, वो तीनों उसको धक्का दे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जैसे वो जाम हो गए हों, आगे चल ही नहीं पाते हैं। तभी वो केयरटेकर फिर से सामने आता है। कहता है, साहब पूरी बात तो जान लो, लोग इस जगह को हॉन्टेड कहते हैं। साहब बहुत साल पहले ये जिसका फार्म हाउस है उसने इसे किराए पर दे दिया था। साहब थे, उनके घर में 2-3 लोग और थे, उनकी बीवी बच्चे थे। किसी बात पर साहब का और मैडम का झगड़ा हो जाता है और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका नतीजा ये होता है कि वो सबको एक एक करके मार देते हैं और खुद भी अपनी जान दे देते हैं। साहब तब से यहाँ पर कोई आता नहीं है, क्योंकि लोगों को अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती हैं। तो वो पूछते हैं, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? तो वो बोलता है, साहब वो आदमी कोई और नहीं था, वो मैं ही हूं। अब उनके काटो तो खून नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो इंसान खड़ा था वो खुद ये कह रहा है कि वो तो मर चुका है। अब वो भागते हुए अपने गाड़ी की तरफ आते हैं और वहां से किसी तरीके से भागते हैं, लेकिन जब वो अपने अपने घर पहुंचते हैं तो उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। सबकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, कोई भी रात सो नहीं पाता था, डर में अपनी अपनी रातें काट रहे थे, क्योंकि कभी किसी को तो कभी किसी को, इन तीनों को बारी बारी से कोई न कोई आत्मा नजर ही आने लगी थी।
यहाँ तक कि उनके घर वाले उनको पागल समझने लगे थे। तभी तीनों एक साथ एक जगह मिलते हैं और वहां से वो ये प्लान बनाते हैं, किसी तरीके से हम ऐसे आदमी से मिलें जो कि इस ओइजा बोर्ड के बारे में कुछ जानता हो। और बहुत पता करने के बाद वो ऐसे ही एक इंसान से जाकर के मिलते हैं और जब वो उनको जाकर के सारी बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने ओइजा बोर्ड का यूज तो किया, पासिंग स्पिरिट्स को बुला भी लिया, लेकिन गलती यह थी कि तुमने उनको एग्जिट नहीं किया। तुम्हें दोबारा से उन्हीं को बुला करके एग्जिट करना पड़ेगा। और फिर वही होता है, वहां पर सारी लाइट्स ऑफ की जाती हैं कैंडल्स में। ये उसी स्पिरिट्स को बुलाते हैं बार बार कि जो भी स्पिरिट इनको परेशान कर रही है वो सामने आए, और कुछ ही देर में ओइजा बोर्ड पर इनके हैंड्स मूव करने लगते हैं और हाथों के घूमने से वो बताती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूं। लेकिन एग्जिट करने से पहले ही वो इतनी शक्तिशाली रूह थी कि जिनके पास ये गए थे अपनी समस्या लेकर के, वो अपने गले को पकड़ करके और दूसरी तरफ गिर जाते हैं। मतलब उस रूह ने उनको मार डाला। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी तरीके से तीनों एग्जिट करने के लिए अपने हाथ को एग्जिट की तरफ बढ़ाते हैं। तभी रोहिणी बहुत दूर जाकर के गिरती है और उसका सर पूरी तरीके से फूट चुका होता है। और कृष्णा और रक्षित ये दोनों हिम्मत करके फिर से एग्जिट की तरफ हाथ खींचने की कोशिश करते हैं। तभी रक्षित वहीं पर सीधे गिर जाता है और बहुत तेज तेज विचित्र आवाज में रोने लगता है। कृष्णा ने आओ देखा न ताओ और अपना हाथ पूरी ताकत से एग्जिट की तरफ खींच दिया। जैसे ही वो कॉइन एग्जिट पर पहुंचता है वो रूह वहां से शायद चली जाती है और वो उठ करके जब सबको उठाती है तो देखती है कि वो इंसान जिसके पास ये लोग गए थे वो तो मर चुका था। रोहिणी बुरी तरीके से घायल थी और रक्षित पागल हो चुका था। रक्षित आज भी पागल है और इसके बाद से इन तीनों ने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कोई मजाक नहीं किया। यहां तक कि आज भी अगर कहीं चूड़ियों के खनकने की आवाज या किसी चीज के गिरने की आवाज थोड़ी सी भी आ जाए तो इनकी आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।